चले बेटा, हम लोग ये जरा सेक्शन बी अपना अटेम्प्ट करेंगे। मई जून 2023 पेपर 42 का। आई होप आप लोगों ने एमएस बना ली होगी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, ये हम लोग पहले भी एक मर्तबा देख चुके हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? कि जी द इंक्रीज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स is encouraged as a part of government's climate change policies because they create fewer negative externalities than diesel and petrol gas vehicles। तो कहता है कि गवर्नमेंट अब एम्फेसिस कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना शुरू कर दें। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएंगे तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट की जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है ना वो बेहतर हो जाएगी। हो सकता है मुल्क में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, मुल्क में जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फैल रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंकरेज करती है अब यूजर्स को, आप क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना शुरू कर दें। Evaluate with the help of diagram या diagrams two policies that a government may use to encourage the use of EVs। दो पॉलिसीज बता दें जिससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना शुरू हो जाएंगे। अब देखो मेरी बात सुनो। व्हेन वी टॉक अबाउट टू पॉलिसीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज कंसिडर्ड टू बी अ मैरिड गुड अकॉर्डिंग टू दिस केस। इतनी समझ आप लोगों में होनी चाहिए, इतना दिमाग आप लोगों को लगाना आना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं फैल रही, इसका मतलब है कि वो मैरिड गुड है। ठीक है, वो मेरिट गुड है। मेरिट गुड है तो बेनिफिशियल है फॉर सोसाइटी। अब सवाल किस तरीके से आपने इसको क्रैक डाउन करना है। इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरिट गुड से वो लिंक कर रहा है। और मैंने आपको बताया हुआ है जब भी एक क्वेश्चन आता है जहां पे वो एक्सटर्नैलिटीज का जिक्र कर रहा है, सोसाइटी का जिक्र कर रहा है, यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर एलोकेटिव एफिशिएंसी। हमेशा बताओगे, अगर मार्केट फेलियर का सवाल है आपने हमेशा एलोकेटिव एफिशिएंसी बतानी है, लाजमी है। सही है। अब मेरी बात सुने। कहता है जी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके पास है तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? यू स्टार्ट बाय डिफाइनिंग एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की वो बात कर रहा है। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है। फिर आपने बढ़ना है एफिशिएंसी की तरफ। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे बनती है, कौन कौन से पॉइंटर्स आपके पास आ रहे होते हैं, आपने उस तरह से उसको डील करना है। फिर आपको बताना क्या पड़ेगा। अब वो बात आपसे कर रहा है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मैरिट गुड है। मैरिट गुड के बारे में आप नॉलेज देंगे, मैरिट गुड बताएंगे क्या होता है, मैरिट गुड की डायग्राम आएगी। ठीक है, मार्केट फेलियर की डायग्राम आएगी। टू पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट में यूज टू एनकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनकी डायग्राम्स आएंगी। दो पॉलिसी बतानी। पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? कीप इट सिंपल। सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन पे दे दो। क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, सब पता है आपको। एडवर्टाइजिंग करें, लोगों को नॉलेज दें कि यार एडवर्टाइजिंग हो जाएगी तो अपने पास ये चीजें होंगी, इस तरह डिमांड बढ़ेगी और ये चीजें आपके पास आ रही है। ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग के बाद आप और क्या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं पॉलिसीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल कार्स। मैंने जी डीमेरिट को कम करने की बात कर दी थी मैंने, जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। आप स्टेट प्रोविजन की तरफ जा सकते हैं, आप मैक्सिमम प्राइस की तरफ जा सकते हैं। फिर एंड में आपने बताना है कि कौन सी पॉलिसी आपके पास बेस्ट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा किस तरह से आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है। आपने मार्केट फेलियर डिफाइन किया, आपने मेरिट गुड बताया, अंडर कंज्यूम, अंडर प्रोड्यूस, अंडर एलोकेटेड। आपके पास डायग्राम्स के साथ, भले आप पहले लिंक कर दो या बाद में आप डायग्राम बना दो, आपकी मर्जी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को डिफाइन करना है, डीमेरिट को बस ऊपर ऊपर से बताना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना डिटेल में कि व्हाट इज डीमेरिट गुड, क्या होता है, कैसे होता है। हमें वी डोंट गिव अ शिट अबाउट डीमेरिट गुड इन दिस क्वेश्चन। उसने पूछा ही नहीं, उसने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का जिक्र किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सही है। फिर आप जाएंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी पे। एलोकेटिव के बाद आपने यहाँ पर डायग्राम बना दी। कुछ चार डायग्राम्स हैं। एमएसबी एमएससी की डायग्राम आ गई, मैरिट की डायग्राम आ गई, सब्सिडी की आ गई, एडवर्टाइजमेंट की आ गई।
और भी मैंने पॉलिसीज यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आप लिख सकते हैं, अगर आप, लेकिन सिर्फ दो लिखनी है, आपकी मर्जी है कौन सी आप लिखना चाहते हो। बट ये दो ईसीएस्ट है, तो इन्हीं की तरफ जाए तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सब्सिडी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स मैंने बता दिए यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी, ओवरऑल सेल्स होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ये फर्दर बेनिफिट्स बता दिए। न्यू बिजनेसेस विल बी इनकरेज, इससे आपके मुल्क में बेटा एम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो जाएगी, आप ये बात भी उसको बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज होगी। नेगेटिव्स क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भाई सेम पैसा आप कहीं और लगा दो, आप सेम पैसा दूसरी चीजों के ऊपर लगा दें। एक्सटर्नल बेनिफिट कैन नॉट बी मेजर्ड, हम लोग मेजर नहीं कर सकते कितना एक्सटर्नल बेनिफिट हम लोग फॉरगो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की वजह से। लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास आइडिया नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट होती है। आप जाएंगे फिर एडवर्टाइजिंग पे, एडवर्टिजमेंट की आपने बताई जी, इन परफेक्ट नॉलेज आपके पास कम होती है, आपकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, इट इज इफेक्टिव, ठीक है, फायदेमंद होती है आपके लिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके लिए आता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो लोग लेके आते हैं, ओवरऑल बेनिफिट आपके पास चल रहा है। हाउएवर एडवर्टाइजिंग से आप देखो आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो प्राइस बढ़ने की प्रॉब्लम आती है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, फौरन से इफेक्ट नहीं लेके आता, टाइम लैग यहाँ पे आ रहा होता है। इट कैन प्रूव टू बी कॉस्टली, कॉस्टली हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। टारगेट मार्केट क्या है, किस तरह के लोगों को आप नॉलेज दे रहे हैं, किस तरह के लोगों को आप क्या कहते हैं टारगेट कर रहे हैं, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन में मैं कहूंगा कि यार गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को मोर देन वन सेट ऑफ पॉलिसीज लेके चलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप नच का भी जिक्र करेंगे, आप नच थ्योरी का भी जिक्र करेंगे। कैसे जिक्र करते हैं मेरी बात सुनो। आप यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे कि यार देखो हो सकता है कि एक बंदा है उसके पास पैसे हैं बट नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग काम करेगी, यहाँ पे सब्सिडीज काम नहीं करेंगी। एक बंदा है उसके पास नॉलेज है बट पैसा नहीं है, तो यहाँ पर सब्सिडीज काम करेंगी। तो गवर्नमेंट शुड ऑलवेज गो फॉर मोर देन वन सेट ऑफ पॉलिसीज। उसने देखो ये नहीं कहा हुआ कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है, तो हमें उस तरफ जाना भी नहीं है। हमें ये बताना है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है मुल्क के लिए। तो आप बताएंगे जी कि गवर्नमेंट शुड यूज मोर देन वन सेट ऑफ पॉलिसीज, जहाँ पे वो देखे कौन सी किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है, कौन सी किस तरीके से आपको फायदा पहुंचा सकती है, आपने उसकी तरफ जाना है। आपने सेपरेट रह के वन साइडेड नहीं रहना है इस आंसर में। देखो हर क्वेश्चन में वन साइडेड आप नहीं रहते, क्योंकि हर क्वेश्चन का मामला डिफरेंट होता है ना, तरीका डिफरेंट होता है। हाँ। तो आपने इस तरीके से इस आंसर को बेटा अपना फुलफिल करना है, और आपने दोनों साइड पे रहना है। बेनिफिट्स जब आप ड्रॉबैक्स बता रहे होंगे, इवैल्यूएशन आपकी साथ साथ हो रही है, और एंड में आपने यहाँ पे कंक्लूजन देके अपने आंसर को एंड कर, कोई मसले वाली बात तो नहीं। क्लियर है बेटा? चलो जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ टोटल मार्केट डिमांड एंड मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल में डिटरमिन द फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी। कहता है कि यार टोटल मार्केट डिमांड और एमईएस पॉइंट का जरा मुझे लिंक क्रिएट करके बताएं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हम कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, व्हाट इज एमईएस पॉइंट? जहां पे आपकी कॉस्ट बिल्कुल लोएस्ट पे होती है, और आप कितना बेहतर तरीके से मतलब मैक्सिमम कितना जा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर एवरेज कॉस्ट, ये होता है एमईएस पॉइंट। व्हाट इज टोटल मार्केट डिमांड? मार्केट में कितना कंज्यूमर बैठा हुआ है, जैसे अगर ये पेन है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पेन का कितना कस्टमर मार्केट में बैठा हुआ है और कितने लोग इस पेन को डिमांड कर रहे हैं, दिस इज व्हाट टोटल मार्केट डिमांड इज। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यार लेट से मार्केट में 100 कंज्यूमर बैठा हुआ है इस पेन का, यानी कि 100 पेन मार्केट में बिकेंगे, ठीक है। और एमईएस पॉइंट जो फर्म का है जहां पर उसकी कॉस्ट बिल्कुल लोएस्ट पे आ जाती है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स एवरेज कॉस्ट, वो है 10 यूनिट। के 10 यूनिट इज द एमईएस पॉइंट ऑफ एवरी फर्म, और मार्केट में 100 पेन डिमांड किए जाते हैं। तो अगर हर फर्म अपने एमईएस पॉइंट पे ऑपरेट करता है, तो कितनी फर्म्स लगेंगी टू फुलफिल मार्केट डिमांड? तो बेटा बड़ा सिंपल है
कि अगर मार्केट में 100 लोग ये पेन खरीदना चाहते हैं और हर फर्म का एमईएस पॉइंट 10 पेन है, तो 100 डिवाइड बाय 10, 10 फर्म्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल मार्केट डिमांड। यहां तक कोई मसले वाली बात है? यहां तक मेरी बात समझ आती है आप लोगों को? यहां तक बेटा मेरी बात क्लियर है? कि भाई मार्केट में अगर 100 पेन बिकते हैं, 100 पेन की डिमांड है, 10 units is the MES of every firm, तो how many firms will it require to fulfill market demand? 100 डिवाइड बाय 10, यानी कि 10 firms, क्योंकि 10 फर्म जो है वो 10 10 10 पेन बनाएंगे और मार्केट की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। तो कहता है कि मुझे इस तरह से ये बताओ कि कैसे MES डिटरमिन करता है और टोटल मार्केट डिमांड डिटरमिन करता है कि आप किस मार्केट स्ट्रक्चर में बैठे हुए। तो अब क्योंकि उसने MES से ये सारी बातें कर ली हैं और MES से बातें उसने कंपेयर कर ली हैं, तो देखो आप स्टार्ट करेंगे लार्ज फर्म्स के साथ, क्योंकि MES आपको लार्ज फर्म्स में ही मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, MES बताया, 2 3 पॉइंट इकोनॉमीज के, 2 3 पॉइंट डिस इकोनॉमीज के, MES आपने बता दिया, डायग्राम बना दी, डिमांड के साथ आपने लिंक कर दिया। मार्केट स्ट्रक्चर का आपने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, मतलब फुल डिटेल में नहीं बताने बैठ जाना। परफेक्ट का बताया, इम्परफेक्ट का बताया। फिर आपने बताया जी परफेक्ट में आपके पास 1000 ऑफ प्रोड्यूसर, सेम गुड सेम क्वालिटी, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दी। उसकी डायग्राम आप बना देना लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट वाली। फिर आप आ गए इम्परफेक्ट पे, जहाँ पे आपने मोनोपोली देखा, मोनोपोलिस्टिक देखा, ओलिगोपोली देखा। मोनोपोली सिंगल फर्म, मोनोपोलिस्टिक 25 to 30 40 फर्म्स, ओलिगोपोली 4 से 5 या 6 लार्ज फर्म्स होती हैं। इस तरीके से आपने पूरा उसको एक्सप्लेन करना अपना शुरू कर दिया, ठीक है? एक्सप्लेन करना आपने शुरू कर दिया। सारी कहानी यहाँ तक आपकी नॉलेज की आ चुकी है। चलो, सारी कहानी आपने यहाँ तक उसको बता दी, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अब आप जाएं कैलकुलेशंस के ऊपर, जो मैंने आपको भी पूरी बात बताई ना, कि 100 पेन की डिमांड है, 10 का MES चल रहा है, 100 डिवाइड बाय 10, तो 10 फर्म्स आपको चाहिए होंगी टू प्रोड्यूस, टू फुलफिल मार्केट डिमांड। आपने अब बढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डिमांड एंड MES की तरफ। आपने उसको बताया कि टोटल डिमांड विल बी डिवाइड बाय MES टू डिटरमिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म्स हु विल फुलफिल डिमांड इन द मार्केट ऑपरेटिंग एट MES, ठीक है? तो मार्केट डिमांड को आपने MES से डिवाइड कर दिया। अब इसके जरा कैलकुलेशंस को देखें, ये कैलकुलेशंस आपने साथ में बतानी होंगी विद एग्जांपल्स। मैं कहता हूं, मैं इस पे हूं, इस वाली पे, पहली वाली पे। मैं कहता हूँ कि यार लेट से टोटल डिमांड जो मार्केट में है ना वो 10,000 यूनिट्स है, यानी कि 10,000 पेन मार्केट में बिकते हैं, और हर फर्म का MES 200 है। तो 10,000 डिवाइड बाय 200, कितनी फर्म्स आपको चाहिए होंगी टू फुलफिल मार्केट डिमांड? 50 फर्म्स, ठीक है ना? 10,000 डिवाइड बाय 200, 50 फर्म आपको चाहिए। अब 50 फर्म का मतलब है कंपटीशन हाई है, रिस्पॉन्सिवनेस हाई है, तो दिस कुड बी आइदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और आइदर परफेक्ट कंपटीशन। इस तरीके से आपने उसको बताना है। फिर आप कहते हैं कि लेट से, अगर मैं टोटल डिमांड की बात करूं कि टोटल डिमांड इज 10,000 और 5,000 यूनिट इज दी MES, मतलब जितना आप दूर जाते जा रहे हैं उतना कंपटीशन लेवल कम होता जा रहा है। तो 2 फर्म्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल मार्केट डिमांड। ये 10,000 पेन मार्केट में बिकता है, 10,000 पेन की डिमांड है, फर्म का MES है 5,000। So 10,000 डिवाइड बाय 5,000, 2 firms will be required to fulfill market demand. That can be either monopoly or duopoly. Duopoly हमने पढ़ा oligopoly के केस के अंदर, ठीक है? बट अगर मैं कहूँ कि टोटल डिमांड आपके पास 10,000 यूनिट्स है और 10,000 का ही मार्केट में MES चल रहा है, तो ओनली 1 फर्म विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल मार्केट डिमांड, एंड वो किसका केस बन जाएगा? मोनोपोली का। कहने का मकसद ये है कि आपका MES जितना बढ़ता जा रहा है, आपका MES जितना बढ़ता जा रहा है, मार्केट में कंपटीशन लेवल उतना कम होता जाएगा। जितना कंपटीशन लेवल कम होता रहेगा, उतना आप परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक पे आएंगे, मोनोपोलिस्टिक से ओलिगोपोली पे आएंगे, ओलिगोपोली से मोनोपोली पे आएंगे। तो बेटा ये कोई मसला है यहाँ तक किसी को? सारी बातें क्लियर जा रही हैं? अच्छा, अब अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं मार्केट शेयर के हिसाब से,
मार्केट शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल ऑफ बिजनेस ओवर सेल ऑफ इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सेल ऑफ बिजनेस ओवर सेल ऑफ इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100। मैं इसको मार्केट शेयर के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जरा, ये मार्केट शेयर वाली कहानी अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। And increasing MES means that one firm will be able to meet all the demand, and increasing MES means that few firms will be able to fulfill market demand without increasing their average cost. जब few firms होंगी जो अपनी कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रही, तो वो मार्केट में होंगी नहीं। तो रिमेनिंग फर्म्स जो है उनको फुलफिल कर रही होंगी, बिकॉज दे विल बी गेनिंग ऑल द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल तो नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उनको मिल रहा होगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यही एग्जाम्पल को उलट कर दिया। मैं मार्केट शेयर के ऊपर लेके जा चुका हूँ। मार्केट शेयर कैसे लेके जा चुका हूँ भाई, ये देखो जरा, मैंने क्या किया कि भाई एक फर्म 200 यूनिट बेचती है, एक फर्म 200 यूनिट बेचती है, मार्केट में 10,000 यूनिट बिक रहे हैं, तो 200 डिवाइड बाय 10,000 कितना परसेंट आता है? ये 2%। कितना परसेंट आ रहा है? 2% आ रहा है। यानी कि हर फर्म का मार्केट शेयर कितना है? 2%। हर फर्म का मार्केट शेयर 2% है। तो 100% मार्केट शेयर तक पहुंचने के लिए कितनी फर्म लगेंगी? 50 फर्म लगेंगी। तो अगेन वही बात हो गई कि ये या तो परफेक्ट कंपटीशन है या फिर मोनोपोलिस्टिक है, जहां पे कंपटीशन ज्यादा हो। आपका एमईएस है 5,000, 10,000 मार्केट में सेल है, यानी कि आपकी सेल 5,000 है और मार्केट में सेल है 10,000 की, तो 50% का मार्केट शेयर आ गया आपके पास। तो आप ड्यूओपली या मोनोपोली के अंदर चले। 10,000 की सेल है, 10,000 की इंडस्ट्री की सेल है, तो 100% मार्केट शेयर आपके पास है, तो आप क्या बन जाएंगे? मोनोपोली। तो वही बात वापस से आ रही है कि जितना आपका एमईएस बढ़ता रहेगा, उतनी नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कम होती है। समझते हैं बात को? तो मैंने अब यहाँ पे दूसरी कैलकुलेशन के हिसाब से बता दिया कि यार देखो, ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ये वाली कहानी भी चल सकती है भाई, कि आपके पास कंपटीशन ज्यादा है, ओ सॉरी एमईएस ज्यादा होता जा रहा है, और आपकी एमई जो नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में कम होती जा रही है। कोई मसले वाली बात नहीं था। कोई मसले वाली बात। बताएं जी। अच्छा, अब यहाँ पर ना जरा हम लोग बढ़ेंगे इवैल्यूएशन के ऊपर। इवैल्यूएशन को देखो, देखो इवैल्यूएशन में मैं लेके चल रहा हूँ एक विलेज स्टोर और एक सिटी का स्टोर। ठीक है, गांव देहातों में क्या होता है, डिमांड लोग कम होते हैं, नंबर ऑफ पीपल जो है वो कम होते हैं, आपके पास डिमांड भी कम होती है, लेकिन दुकानें एक बार काफी कम होती है। दुकानें बिल्कुल एक आध दुकान ही होती है, इतनी ज्यादा कोई दुकान होती नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इवन विलेज हो सकता है आपके पास एमईएस ज्यादा हो, एमईएस काफी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि दुकान सिर्फ एक दो ऑपरेट कर रही है, बट हमारे पास जो क्या कहते हैं फर्म्स है, हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो मार्केट में काफी कम है। ये मैं गांव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमईएस वहां पे ज्यादा होता है, दुकान एक आधी होती है। एट द सेम टाइम, अच्छा यहाँ पे डिमांड भी कम होती है, ऐसे इतनी नहीं होती। ठीक है, डिमांड लो होती है। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको सिटी के साथ कंपेयर करूं, तो हो सकता है कि इनका एमईएस भी ज्यादा हो, इनके पास फर्म्स भी काफी ज्यादा हो। यार आपके सामने है ना, इतनी सारी दुकानें खुली हुई, एमईएस भी ज्यादा है, फर्म्स भी ज्यादा है, और डिमांड भी यहाँ पे हाई है। ठीक है ना? तो अब जो हम लोग पीछे एक रूल पढ़ते हुए आ रहे थे कि जितना ज्यादा आपका एमईएस होता रहेगा, उतनी फर्म्स आपकी कम होती रहेंगी, तो यार यहाँ पर तो वो रूल मैच ही नहीं कर रहा कि एमईएस भी ज्यादा है, फर्म्स भी ज्यादा है, ऐसा तो रूल यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा। प्लस अगर मैं एक और बात आपको बताऊं, अगर हम लोग एक और चीज को यहाँ पे लेके चलें, यार ये डिपेंड भी करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड एज वेल, डिपेंड्स अपॉन अपॉन द प्रोडक्ट एज वेल। क्या मतलब है इसका? यार हो सकता है कि आप एक नीश मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, आप जब एक नीश मार्केट में ऑपरेट करेंगे तो आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को जब आप टारगेट कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो है मार्केट में ज्यादा हो।
हम लोग नीश मार्केट पे बात कर रहे थे। नीश मार्केट की बात कर रहे थे, तो देखो, हो सकता है कि अगर आप नीश मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो कस्टमर बेस आपके पास कम हो, तो पॉसिबल चांसेस है कि आपका एमईएस भी कम हो। ठीक है ना, डिमांड कम है तो आप प्रोड्यूस भी कम करें। बट इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट इज अ मास मार्केट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वॉशिंग पाउडर हो गया, साबुन हो गया, वहां पर जाहिर है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर भी ज्यादा है, नंबर ऑफ कस्टमर भी ज्यादा, तो एमईएस भी आपका ज्यादा होगा। एट द सेम टाइम फर्स्ट भी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी चलती है। अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए, तो कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार देखो, आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन मार्केट, बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एमईएस पॉइंट, बट इट इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। ठीक है, यू कैन यू कैन मेजर, बट इट इज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, इट इज नॉट एक्यूरेट क्योंकि हमें नहीं मालूम कि यार आप किस मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहे हैं। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आप किस मार्केट कंडीशन में ऑपरेट करें। समझ गए बेटा बात को? ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस था जो आज तक आपके एग्जाम में टेस्ट हुआ है। सो इट्स ट्रू फॉर गुड्स विद लॉट्स ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैं वही कह रहा हूँ कि आप किसी हद तक मेजर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट द एक्यूरेट मेजर। ये एक्यूरेट आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से जाती मशवरा है कि कभी भी इस तरह का कोई घटिया सवाल आए अपने एग्जाम में, उसको बिना पढ़े ही स्किप कर दिया करें, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपके मार्क्स खा जाएगा। आप इसमें 10 मार्क्स से ऊपर नहीं लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो इट इज बेटर टू गो फॉर द इजियर क्वेश्चन, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एग्जामिनर। उसको पता है कि आपको आता है, तभी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। समझते हैं बात को? क्लियर है कहानी? चले, गुड। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।